नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इंटर के लिए क्लास आपकी बना रहे हैं। इंटर यूपी बोर्ड जो बच्चे परीक्षा देने वाले हैं वो यहाँ से कुछ संक्षिप्त तैयारी कर सकते हैं। देखिए, तैयारी का मतलब होता है पूरा कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि उतना समय है नहीं, तो हम आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ लिखने के तौर तरीके और कुछ महत्वपूर्ण जो आपके बिंदु हैं उन पर आज चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले व्याख्या के क्वेश्चन आएंगे, यानी पद्य खंड से। पहले गद्य से आएंगे, उसके बाद पद्य से आएंगे, लेकिन दोनों देख सकते हैं। पद्य खंड में जो महत्वपूर्ण आपका भाग आएगा वो आएगा पवन दूतिका का। देखिए, कहने का मतलब है भाग तो कोई भी आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है, इनके आने की प्रबल संभावना है। तो पवन दूतिका चूंकि हरिऔध की रचना है, इसमें राधा जी अपने प्रिय कृष्ण को पवन के माध्यम से, हवा के माध्यम से कुछ संदेश भेज रही हैं। इसको पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा, इसकी क्या थीम है वो समझ लीजिएगा, और इसी से संबंधित जो प्रश्न आएंगे उनका इसी जवाब देना है। लेखक का नाम, कवि का नाम इसलिए याद रखिएगा क्योंकि पहला क्वेश्चन यही आएगा कि इसका आप जो है कवि का नाम लिखिए, पाठ का नाम लिखिए, या कई बार आ जाता है संदर्भ लिखिए। दूसरा आपका श्रद्धा मनु से आ सकता है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, छायावाद के कवि हैं। और श्रद्धा मनु में श्रद्धा, जिसे कामायनी भी कहते हैं, और राजा मनु के बीच जो वाद हो रहा, संवाद हो रहा है, उसके संबंध में है। अगला सुमित्रानंद पंत की जो रचना है नौका विहार और बापू के प्रति, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। नौका विहार में गंगा नदी में रात्रि के समय वो नौका विहार कर रहे हैं, और इसी से उनको कुछ जीवन के तथ्य नजर आते हैं, कुछ सत्यता नजर आती है, कुछ अध्यात्म की बातें नजर आती हैं जो उन्होंने कहा है। और बापू के प्रति में महात्मा गांधी, क्योंकि राष्ट्रपिता हैं, देश के महानायक रहे हैं, उनका त्याग, उनका बलिदान से संबंधित एक कविता है। इसके बाद दिनकर की रचना है उर्वशी। उर्वशी और पुरुरवा के बीच में संवाद होता है। पुरुरवा उर्वशी से प्रश्न करता है कि इतना शक्तिशाली मनुष्य क्यों किसी के सामने असमर्थ और असहाय हो जाता है, वो यहाँ पर है। और अभिनव मनुष्य में ये बताया गया कि आज के मानव ने प्रकृति के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त कर ली है, विज्ञान ने हर क्षेत्र में सफलता अर्जित कर ली है, लेकिन जो वाकई सफलता अर्जित करनी थी मानवता से मानवता के प्रति, मनुष्य से मनुष्य के प्रति, या समस्त जीवधारियों के प्रति जो भाव होना चाहिए वो भाव आज तक विकसित नहीं हो पाया। अब आते हैं गद्य साहित्य में राष्ट्र का स्वरूप, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पृथ्वी और उस पर रहने वाले जीव, उस पर रहने वाले लोग के संदर्भ में पृथ्वी को क्यों वसुंधरा कहते हैं, रत्नगर्वा क्यों कहते हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की ये निबंध है। उसके बाद में आता है अशोक के फूल, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ध्यान रखिएगा, यहाँ तो आप लिखिएगा रचयिता और यहाँ लिखिएगा शब्द जो आएगा वो लेखक। कविता के रचयिता होते हैं गद्य के लेखक। और फिर आता है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भाषा और आधुनिकता। हिंदी भाषा के संदर्भ में बताया गया कि दुनिया की कोई भाषा तभी प्रबल हो सकती है, बलवती हो सकती है, जब वो दुनिया की अन्य भाषाओं के साथ कदम ताल कर सके, उसमें आधुनिकीकरण होता रहे, नवीनीकृत होता रहे। क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन प्रगति के लिए अपरिहार्य भी है, जरूरी है। इसके बाद संस्कृत के भाग से अगर देखते हैं तो संस्कृत के भाग में बहुत ही इम्पोर्टेंट है भोजस्योदालय, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, और महामना मालवीय, और जातक कथा। जातक कथा पक्षियों के बारे में कथा है कि किस प्रकार से पक्षी इकट्ठा होते हैं और कहते हैं सबने अपना अपना राजा बना लिया, हम लोगों को अपना एक राजा बना लेना चाहिए। उस संदर्भ में इसका हिंदी में इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा। देखिए, चाहे कोई भी हो,
सब में आपको संकेत, प्रश्न नंबर डालने के बाद संकेत अवश्य करने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखते जाइए। हम लिखने के तरीके भी आपको बताते रहेंगे और किस प्रकार आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। पास होना जितना आवश्यक है उससे कहीं ज़्यादा आवश्यक है कि आपके अंक ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। जो मार्कशीट में लिख जाएगा वही फिर माना जाएगा। जातक कथा पक्षियों के संबंध में है और ये इसमें से गद्य खंड आएगा, इसमें से श्लोक आने की संभावना है, जिसमें सुभाषित रत्नानि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुभाषित रत्नानि के लगभग सभी श्लोक आप याद कर लीजिएगा, उनका हिंदी अनुवाद याद कर लीजिएगा और ऋत वर्णनम से भी 1-2 श्लोक आ जाते हैं, इसको भी सरसरी नजर से पढ़ लीजिएगा। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, पूरी किताब आप पढ़ नहीं सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर आप केवल दिमाग दौड़ा सकते हैं, ध्यान दौड़ा सकते हैं। पढ़ना तो सभी चाहिए आपको, पढ़ाई पूरे वर्ष भर आपने। तो संकेत करने के बाद में इसका संदर्भ, इसमें केवल पाठ का नाम लिखा जाएगा और फिर आप हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद। ध्यान रखिएगा, हिंदी अनुवाद हेडिंग डालने के बाद में इसका हिंदी में आपको ट्रांसलेशन करना है। इसके बाद आ जाता है आपकी कथा साहित्य। कथा साहित्य में बहुत ही इंपॉर्टेंट है पंचलाइन। देखिए कैसे शुरू करेंगे, बीच में प्रश्न नंबर डालने के बाद में प्रश्न संख्या जो भी आपने बीच में डाल दी, उसके बाद हेडिंग डालिएगा पंचलाइन और उसके नीचे ही लिख दीजिएगा श्री फणीश्वरनाथ रेणु। ना नीचे लिखना, ऐसे ही बिल्कुल साइड में जैसे यहाँ लिखा ऐसे लिख दीजिएगा। शुरुआत कैसे करोगे, श्री फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित पंचलाइन एक ग्रामीण परिवेश पर आधारित कहानी है। इस कहानी का सारांश इस प्रकार है। तो ये जो आपने शुरुआत की 2 लाइनें लिखी, इसने समझ लो आपके अधिकतम अंक बढ़ा दिए और लास्ट में कुछ भी लिखो। लेकिन अगर आपने फणीश्वरनाथ रेणु ना लिखा, यानी लेखक का नाम ना लिखा, तो आपके नंबर पूरे नहीं आएंगे। लाठी कहानी एक महिला की कहानी है। वो बीमार होती है, कैसे उसको हॉस्पिटल में भेजा जाता है, वहाँ से वो भाग जाती है और जिसके साथ उसका विवाह हुआ है फिर वो दूसरा विवाह कर लेता है। बहुत समय के अंतराल में जो इनकी दूसरी शादी हुई उसके साथ वो किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और वहीं पर ये जो लड़की थी, जो पहली पत्नी थी, अब वो महात्मा बन गई, महात्माओं की लीडर हो गई है और नाम हो गया है लाठी। तो वो अपने संतों की मंडली के साथ में उसी जगह पर उनकी मुलाकात होती है। उसके बाद कहानी है बहादुर। इसके राइटर है अमरकांत। तो क्या लिखेंगे, बहादुर कहानी हेडिंग डालोगे, फिर नीचे लिख दोगे उसके श्री अमरकांत। क्या लिखना है, अमरकांत रचित बहादुर कहानी एक नेपाली लड़के की कहानी है जो नेपाल से भाग करके आता है और किसी के घर में नौकर बन जाता है। प्रारंभ में उसे बड़ी सुविधाएं मिलती हैं, एक परिवार के सदस्य की तरह उसे रखा जाता है। धीरे धीरे आगे चल करके परिवार के लोग उससे नाराज होने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं और इस प्रकार वो वहाँ से भी भाग जाता है। एक आपका खंड काव्य है। ध्यान रखिएगा, पेपर में बहुत से खंड काव्य आएंगे, अलग अलग जिले में वो चलते हैं, लेकिन यहाँ लखनऊ जिला में जो खंड काव्य आपका चलता है वो चलता है सत्य की जीत। हेडिंग डालोगे सत्य की जीत और उसके आगे लिखना है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। शुरुआत कैसे करोगे, मान लेते हैं द्रौपदी के बारे में। यहाँ पर द्रौपदी के बारे में पूछा गया कि सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आपको शुरुआत कैसे करनी है, सत्य की जीत खंड काव्य लिखा और नीचे इनका नाम लिख दिया, फिर शुरू करोगे। लिखोगे श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी रचित खंड काव्य सत्य की जीत महाभारत की घटना पर आधारित है। द्रौपदी इसकी प्रमुख नारी पात्र है। उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कम से कम 5 विशेषताएं लिखिएगा, लेकिन प्रारंभ की 2 लाइनें अगर आपने लिख दी तो अधिकतम अंक के आप हकदार बन गए। अब आता है जीवनी में से। गद्य की और पद्य की दोनों ही जीवनी आएंगी। अगर गद्य की देखते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। देखो, चाहे जीवन परिचय पूछा जाए और चाहे साहित्यिक परिचय पूछा जाए, लिखना एक ही तरीके से है। ये नहीं कि आप भ्रमित हो जाए जो जीवन परिचय है या साहित्यिक परिचय है। प्रारंभ में इनका नाम क्या है,
कई बच्चों ने देखा गया है कापियों में कि जीवनी शुरू कर दी, नाम लिखा ही नहीं। सबसे पहले प्रश्नोत्तर नंबर डालो, जिसकी जीवनी दे रहे हो उसका नाम डालो, और हो सके तो उस नाम के नीचे ही उनका जो ड्यूरेशन रहा है, कब जन्म हुआ था, कब उनका स्वर्गवास हुआ था, ये बात ऊपर से लिख दीजिएगा। जीवन परिचय में माता पिता का नाम, जन्म स्थान का नाम, शिक्षा दीक्षा का नाम लिखने के बाद में इनकी रचनाएं, कम से कम 5-6 रचनाओं को आप लिखिएगा। उसके बाद अंत में डालिएगा साहित्यिक परिचय। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इनका अभूतपूर्व योगदान है। इन्होंने हिंदी भाषा के विकास में, उसकी वृद्धि में बहुत ही योगदान दिया है, ऐसा जरूर लिख लीजिएगा। इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है और वर्णनात्मक विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को वैसे लिखना है, हजारे प्रसाद द्विवेदी को उसी तरीके से। अब एक और हरिशंकर परसाई, बोर्ड परीक्षा में इनकी जीवनी आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि एक अकेले ऐसे व्यक्ति हैं आपके सिलेबस में जो एक व्यंग्यकार है। ये क्या है? एक व्यंग्यकार है। तो क्या लिखेंगे? हिंदी साहित्य के क्षेत्र में हरिशंकर परसाई का महान व्यंग्यकार के रूप में उल्लेख किया जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं, जैसे सदाचार का ताबीज, गली आगे मूर्ति है, भोलानाथ का जीव, इस प्रकार से बहुत ही इनकी बढ़िया रचनाएं, 5-6 रचनाओं का उल्लेख कर दीजिएगा। काव्य के क्षेत्र में हरिऔध की अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ध्यान रखिएगा, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि हैं। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि हैं। जो कविताएं लिखता है उसे कवि कहते हैं, और जो महाकाव्य लिखता है उसे महाकवि कहते हैं। इनकी लिखी हुई जो रचना है हिंदी खड़ी बोली का, उसे प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, प्रथम महाकाव्य का उसे दर्जा प्राप्त है। प्रिय, जब इनकी रचना लिखेगा प्रिय प्रवास, क्या लिख दीजिएगा? प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। किसी के कवि हैं? ये द्विवेदी युग के कवि हैं। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी जाती है। महात्मा गांधी ने इनकी रचना भारत भारती के कारण इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। इसके अलावा इनके 2 नारी प्रधान महाकाव्य हैं। नारी प्रधान कोई महाकाव्य का नाम नहीं है। इनके 2 महाकाव्य, एक साकेत और एक यशोधरा। एक का नाम है साकेत और एक का नाम है यशोधरा। ये दोनों ही नारी प्रधान महाकाव्य हैं। साकेत की जो मुख्य नायिका है उर्मिला जी हैं, और यशोधरा की मुख्य नायिका गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा है। इसके अलावा जो इनकी रचनाएं हैं उनका भी उल्लेख कर दीजिएगा। पंचवटी बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचना है। जयशंकर प्रसाद और पंत और ये वर्मा, ये तीनों ही छायावाद के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद और पंत और महादेवी वर्मा, ये तीनों छायावाद युग के कवि हैं। छायावाद का प्रारंभ 1918 से 1936 तक माना जाता है। जयशंकर प्रसाद चूंकि इनके गद्य भी हैं और पद्य भी हैं, इन्होंने काव्य भी लिखे हैं और नाटक भी लिखे हैं। एक प्रश्न आ सकता है जो पिछली बार आया था कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों की विशेषता क्या है, तो ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी ऐतिहासिक नाटक हैं। इनके काव्यों में कामायनी इनका महाकाव्य, उसका उल्लेख जरूर करिएगा। आंसू इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण, उसका उल्लेख जरूर करिएगा। पंत साहब ये भी छायावाद के कवि हैं, इनकी भी अनेक रचनाएं हैं, लेकिन चिदम्बरा का उल्लेख जरूर करिएगा। चिदम्बरा के लिए पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा, बहुत ही बढ़िया इनका जीवन परिचय है। महादेवी वर्मा की रचनाएं दिन के क्रम से हैं, जैसे सुबह होने से पहले ओस पड़ती है, तो इनकी पहली रचना क्या है? निहार। उसके बाद में सूर्य निकलता है, सूर्य में किरणें होती हैं, तो इनकी रचना है रस में। जब किरणें निकलेगी तो कमल खिलेगा। अगली जो रचना है वो नीरजा। उसके बाद में शाम हो जाएगी, लोग सांध्य गीत गाएंगे, तो रचना है सांध्य गीत। उसके बाद में रात हो जाएगी, लोग दिया जलाएंगे, रचना है दीपशिखा। ये सभी रचनाएं यामा पत्रिका में संग्रहित हैं, यामा में, जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था।
एक और इनकी रचना सप्तपर्णा, जिसमें ऋग्वेद के मंत्रों का काव्यानुवाद किया गया है। अगर हम गद्य के क्षेत्र में जाएंगे तो मेरा परिवार करके एक इनका निबंध संग्रह है। उसके बाद में कुछ संस्करण है, जैसे श्रृंखला की कड़ियाँ हैं, पथ के साथी हैं, इन सब का आप उल्लेख कर दीजिएगा और सभी के बारे में क्या लिख दीजिएगा, इन सभी की जो भाषा है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, जो शैली है वो वर्णनात्मक, विचारात्मक और व्याख्यात्मक है। ये सभी के लिए आप साहित्य बाबा लिख सकते हैं, भाषा शैली में सभी का उल्लेख कर सकते हैं। तो ये आपका था गद्य पद्य, कथा साहित्य, संस्कृत का भाग और खंडकाव्य। अब आपका रह जाता है व्याकरण। इसके बाद हम आपको व्याकरण के बारे में बताते हैं कि व्याकरण का में क्या क्या आएगा और उस पर कैसे सावधानी रखेंगे। फिर हम आपको लिखने की प्रक्रिया का भी तरीका बता देंगे। पूरी क्लास आप देखते रहिएगा, बहुत सी सुविधाएं मिल जाएंगी और अगर आपने इन चीज़ों का अनुसरण किया तो आपके नंबरों में भी वृद्धि हो सकती है। आपके में रस है, छंद है और अलंकार है। ये लिखने पड़ेंगे। दो दो नंबर के आएंगे, 2 नंबर रस, 2 नंबर छंद और 2 नंबर के अलंकार आएंगे। कौन कौन रसों पर आपको विशेष तरीके से ध्यान देना है। रस जैसे श्रृंगार, वीर, हास्य और कर्म, इनके बारे में लिखना है। इन सब का स्थायी भाव जरूर लिखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपका वीर रस आता है तो ऊपर लिखा वीर रस, फिर लिखा आपने स्थायी भाव, हेडिंग डाल दी स्थायी भाव और आगे आपने लिख दिया इसका उत्साह। फिर क्या लिखेंगे, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह जागृत होता है उसे वीर रस कहते हैं। कोई भी उदाहरण दे दीजिएगा। चढ़चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप से काट काट करता था सफल जवानी को। ना याद रहे तो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वो भी न याद रहे तो खूब लड़ी मर्दानी, बुन दे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हास्य में इसका स्थायी भाव क्या है, हास्य। विकृत वेशभूषा, वाणी चेष्टा आदि को देखकर मन में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसे हास्य रस कहते थे। इसका उदाहरण जो आपको देना है, हालांकि बहुत से छोटे छोटे एक एक लाइन के भी उदाहरण हैं, लेकिन शंकर जी के विवाह के समय का जो उल्लेख है कि हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुने जे आवे हिमाचल की उछाह में, शीश पर गंगा हंसे भुजंग भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। करुण रस, इसका स्थायी भाव क्या है, शोक। किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के अनिष्ट की आशंका अथवा प्रियतम के सदैव के बिछुड़ जाने से हृदय में जो क्षोभ जन्म लेता है, जो शोक जन्म लेता है, उसे करुण रस कहते हैं। कोई उदाहरण अगर याद ना रहे तो आपको क्या लिख देना है, वो जो सुदामा जी कृष्ण जी से मिलने गए थे कि पानी परात को हाथ छुओने, नैन को जल से पग धोए, और देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि होए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है और श्रृंगार के 2 पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग श्रृंगार। परिभाषा दोनों की एक ही जैसी है। संयोग क्या होती है, जहां नायक नायिका के बीच वार्तालाप, दर्शन, स्पर्श आदि का उल्लेख हो, वहां संयोग श्रृंगार होता है। और कोई भी बिहारी लाल का छोटा सा दोहा आप लिख दीजिएगा उदाहरण स्वरूप में। तुलसी जी ने कई ऐसे उल्लेख किए हैं, वो आप उल्लेख कर दीजिएगा। लेकिन बिहारी दोहा चूंकि कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा तो वो उल्लेख कर सकते हो। कज नैनन मज्जन पिए बैठी ब्योरत बार, कच्छ अंगूरी बिच दीठ चितवत नंद कुमार।
इसको आप कागज पे लिख भी सकते हैं याद करने के लिए। अगर वियोग आ जाए, इसमें वियोग का आपको उल्लेख करना पड़ जाए तो वियोग में क्या परिभाषा हो जाएगी, जहां नायक नायिका के बीच वार्तालाप, दर्शन, स्पर्श आदि का अभाव हो। पहले कहा गया था आदि का उल्लेख हो, अब कहिएगा आदि का अभाव हो, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण के लिए क्या कहेंगे, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। छंद में मुख्य रूप से कौन कौन से छंद आने की संभावना है, इसमें आपका चौपाई के बाद में आएगा दोहा, फिर आएगा सोरठा और रोला। में से ज्यादा उम्मीद है आने की। यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, चौपाई ये जो है सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण, सबके 4 चरण होते हैं, इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 गुरु आना ज्यादा शुभ माना जाता है। कोई भी चौपाई लिख दो, ना चौपाई याद रहे तो हनुमान चालीसा वाला, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अगर मात्राएं भी लगा दोगे तो और भी ज्यादा बढ़िया आपको अंक मिलेंगे। दोहा, दोहा और सोरठा ये दोनों क्या है, अर्ध सममात्रिक हैं, अर्ध सममात्रिक छंद है। तो दोहा क्या होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। यानी पहले इसमें मात्राएं 13-13 होंगी और बाद में मात्राएं इसकी 11-11 होंगी। कोई भी दोहा आप लिख सकते हो, जो अभी आप उदाहरण में दोहा दिए थे श्रृंगार में, कज नयन मज्जन किए बैठी दौड़त बार, वो भी लिख सकते हो। या सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोले भयास, राज धर्म धन तीन कर होई बेगी विनाश, वो उल्लेख कर सकते हो। सोरठा दोहे का उल्टा होता है, इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसमें पहले 11-11 और उसके बाद 13-13 होते हैं। इसका जो उदाहरण है, सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जन। इसे मात्रा लगाइएगा। रोला, रोला क्या है, रोला सममात्रिक छंद है, यानी रोला और चौपाई सममात्रिक हैं, दोहा और सोरठा जो अर्ध सममात्रिक है। रोला सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। यहाँ क्या था, प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती हैं, 24-24 मात्राएं होती हैं। रोला अगर आपको याद करना है तो सबसे बढ़िया सा रोला है, कृपा निधान सुजान शंभु की गति जानी, दियो शीश पर ठाम बाम करिकै मन मानी, सकुचत ऐचत अंग गंग सुख संग लजानी, जटा जूट हिमकूट सगनवर सिमट समाने। तो इस प्रकार से मात्राएं भी लगा दीजिएगा। अब बात करते हैं कौन कौन से अलंकार इंपॉर्टेंट है। तो अलंकारों में आपका आ जाएगा अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। ये याद करना बहुत ही सरल है। सबसे सरल तो अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास अलंकार को किस प्रकार से आप याद करें, ध्यान रखिएगा। अनुप्रास का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है आवृत्ति। क्या होता है, आवृत्ति। जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। रघुपति राघव राजा राम, जैसे लिख दीजिएगा। यमक का मतलब होता है युग्म या जोड़ा। जहां कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, भिन्न भिन्न उसके अर्थ हों। जैसे कनक कनकते सौगुनी, पूरी पंक्तियां लिखिएगा, केवल इतना ही नहीं। कनक कनकते सौगुनी माधवता लिखाए, या खाए गौराए जग बा पाए गौराए। श्लेष अलंकार, श्लेष माने होता है चिपका हुआ। क्या होता है, चिपका हुआ। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों,
प्रसंगानुकूल भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। शब्द एक ही बार आएगा, यहाँ सब 2 या 2 से अधिक बार आएगा, यहाँ केवल एक ही बार आएगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। अब आप कहेंगे यहाँ 2 बार पानी आया, तो ये तो दोहा है, ऊपर लाइन छोड़ दीजिएगा। नीचे है पानी गैन उबरे मोती मानुष चून। स्पष्टीकरण भी करना पड़ेगा। यहाँ पानी का तो मोती के संबंध में चमक, मनुष्य के संबंध में शर्म, और चून यानी आटा के संबंध में पानी है। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा ये तीनों ही अलंकार एक जैसे होते हैं, थोड़ा सा इनमें फर्क होता है, ध्यान रखिएगा। तीनों एक जैसे अलंकार हैं। अभी इसको हम आपको अलग से बता देते हैं ताकि आसानी से इन चीज़ों को आप समझ सकें। और यही क्लास अगर आपने पढ़ ली सरसरी नज़र से तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वैसे तो पूरी किताब है, पूरा सिलेबस है जो आपको पढ़ना चाहिए। देखो, अलंकार है उपमा। उपमा का मतलब होता है तुलना, किसी से तुलना करना। कैसे होगा? समान गुणधर्म के आधार पर जब एक वस्तु या व्यक्ति की दूसरी वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण क्या है? हरि पद कोमल कमल से, या पीपर पात सरिस मन डोला। सबसे अच्छा वही उदाहरण है, पीपर पात सरिस मन डोला। उपमा के बाद आता है रूपक, और रूपक अलंकार का मतलब होता है समानता। समानता जहां पर दोनों में, उपमेय और उपमान में इतनी समानता हो कि भिन्नता ना की जा सके, वहां पर हो जाता है रूपक अलंकार। जैसे आ जाएगा मैया मैं तो, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, खिलौना ले हूं। कृष्ण जी अपनी माता जी से कहते हैं मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं। ना याद रहे तो क्या ध्यान रखिएगा? चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय। उत्प्रेक्षा अलंकार अगला आता है, और उत्प्रेक्षा का मतलब होता है कल्पना। जहां उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए। इसकी पहचान जो शब्द आते हैं, मन, मानो, मनो, जन, जानो, जनो, और एक आ जाता है ज्यों। ये आ जाते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट, ये दोहा है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर आतो पर्यो प्रभात। तो इस प्रकार ये अलंकार आपके हो जाएंगे। अब आपको क्या ध्यान रखना है, थोड़ा सा लास्ट में और आपको थोड़ा बता देते हैं। आपके में जो MCQ आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न कौन कौन से होंगे? 5 तो गद्य से आएंगे, 5 पद से आएंगे, और 6 क्वेश्चन आएंगे अन्य चीजों से। उसमें आपके होंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक, यानी सुनने में एक जैसे लगेंगे, अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे तरण तरणी, अनल अनिल, कटिबंध कटिबद्ध, तरुण तरुणी, ऐसे बहुत। और 4 विकल्प, सब विकल्प में आएंगे। उसी जिस तरीके से शब्द दिया उसी तरीके से आप आएंगे। जैसे कौन आ सकता है? जलज और जलद। तो जा यानी कमल, ये दामाने बादल, ये हमने आपको पहले बताया, ध्यान रखिएगा। इसको जरा समझा देते फिर से।
केवल तुम्हें क्या करना है, पानी के पर्यायवाची याद रखना। पानी कहते हैं जल, पानी को कहते हैं नीर, वारी, तोय, अम्ब, ये सब पानी के पर्यायवाची। अगर इसके आगे जा लगा दोगे तो हो जाएगा कमल, अगर दा लगा दोगे हो जाएगा बादल, अगर धी लगा दोगे हो जाएगा समुद्र। ये ध्यान रखिएगा। जैसे जलज पानी में जन्म लेने वाला, जलद पानी को देने वाला, जलधि पानी को धारण करने वाला। ऐसे हो जाएगा नीरज नीरद नीरज, वारिज वारिद वारिद, तोयज तोयद तोयद, अम्बुज अम्बुद अम्बुज। तो इस प्रकार के आएंगे। तरुणी माने होता है सूर्य और तरुणी माने नाव, अनल माने अग्नि, अनिल माने हवा, कटिबद्ध माने होता है कटिबंध यानी कमर में बांधने वाला, कटिबद्ध माने तैयार, तरुण माने युवक और तरुणी माने युवती। तो ऐसे शब्दों को आपको याद रखना है। फिर इसमें ही आपके पूछे जाएंगे पर्यायवाची शब्द। इसी में आपसे आएंगे वाक्यांश, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और इसे पूछे जाएंगे आपके अनेकार्थी शब्द। क्या आएंगे शब्द? अनेकार्थी। अनेकार्थी ऐसे शब्द जिनके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। इसमें आपके अनेकार्थी में जानते कौन आ सकते हैं? द्विज, द्विज माने ब्राह्मण, द्विज माने पक्षी, द्विज माने दांत, द्विज माने चंद्रमा। जिसका 2 बार जन्म होता है उसे द्विज कहते हैं। जैसे आ जाएगा कर, कर माने किरण, कर माने टैक्स, कर माने सूंड हाथी की, कर माने हाथ। आप कह सकता है अंबर, अंबर माने बादल, अंबर माने वस्त्र। तो इस प्रकार से 2 आएंगे, 3-4 होंगे। किसी एक का ही हल करना, किसी एक के 2 लिखने हैं, 2 के नहीं लिखने, किसी एक के 2 लिखने हैं। और इसके बाद में इसमें आएगा वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि आपकी आएगी। ऐसे में लोकोक्तियां और मुहावरे भी होंगे जिनके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। और अब लास्ट में लिखने के तौर तरीके आपको बता देते हैं, क्योंकि लिखना सबसे अच्छा है कि कैसा तरीका आपने अपनाया है, ये ज़्यादा महत्व करता है कि आपके अच्छे नंबर आए। इस तरीके से आप लाइन खींचेंगे, इधर कुछ भी नहीं लिखेंगे। बहुत से बच्चे यही प्रश्न लिख देते हैं, ये गलत है। आपको प्रश्नोत्तर नंबर बीच में डालना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, और खंड भी इसमें, चाहे जिस भाषा में आप जवाब दें, इंग्लिश मीडियम है हिंदी मीडियम, फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न को देने का तरीका एक ही होगा। विषय भी कोई हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, या कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, प्रश्न के उत्तर देने का तरीका एक ही होगा। अब वो प्रश्न हिंदी में दिया जा रहा हो उत्तर या अंग्रेजी में, वो अलग बात है। यहाँ कुछ नहीं लिखेगा, केवल इधर ही लिखेगा। अब पहला कोई प्रश्न दिया होगा, इसमें 4 विकल्प दिए होंगे। आप पूरा प्रश्न उतारिएगा और जो विकल्प सही है पूरा विकल्प लिखिएगा। केवल काखा गा मत लिख दीजिएगा। जैसे लिखा आ लिखा है, फिर बा लिखा। मान लेते आता है यूपी की राजधानी कौन सी है? लखनऊ, आगरा, कानपुर, मेरठ। अब मान लिया लखनऊ आ नंबर पे है, तो केवल आ न लिख दीजिएगा, आ लखनऊ, पूरी बात लिखिएगा, पूरा इसको लिखिएगा, अन्यथा नंबर नहीं मिलेगा। जब ये कंप्लीट हो जाए लाइन खींच दो, फिर दूसरा प्रश्नोत्तर नंबर शुरू कर दो। खा खंड, गा खंड ऐसे लिख जाइएगा। तो इसी प्रकार प्रश्न का उत्तर देने के तरीके को विधिवत ध्यान रखिएगा। एक आप में पत्र भी आएगा 6 नंबर का, और निबंध भी आएगा। पत्र में फीस माफी का आ सकता है, शुल्क मुक्ति का, अवकाश के लिए आ सकता है, नगर निगम को पत्र आ सकता है, किसी को भी आए। पत्र का फॉर्मेट ऐसे होता है जैसे आपका सेवा में अब किसको लिखना है? श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। कोई बच्चे केवल प्रधानाचार्य, ऐसा नहीं, पर श्रीमान प्रधानाचार्य पुल्लिंग में रहेगा। यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम मेंशन करिएगा। उसके बाद आपको लिखना संकेत। संकेत में किसके लिए पत्र है? अवकाश के लिए है, शुल्क मुक्ति के लिए, किस बात के लिए है उसको जरूर लिखिएगा पूरे ब्लैक से, और ऐसे लाइन खींचिए। अब यहाँ मैटर लिखिएगा, मुझे शहर जाना है, मुझे शादी जाना है, तीर्थ यात्रा पर जाना है, हमको 2 दिन का 5 दिन जो भी अवकाश है देने का कष्ट करें। और लास्ट में आप लिखेंगे
धन्यवाद, बिल्कुल ध्यान रखें, धन्यवाद के बिल्कुल नीचे यहाँ पर आपका आएगा प्रार्थी। और अगर यही पत्र गवर्नमेंट को लिखना है, नगर निगम को लिखना है, बिजली विभाग को लिखना है, तो प्रार्थी की जगह हो जाएगा भवदीय। ये ध्यान रखिएगा। और नाम नहीं पड़ेगा, क्या होगा, का खा गा, यहाँ पर होगा लास्ट में कक्षा 12। बस यहाँ नाम डालना ही नहीं, ध्यान रखिएगा, नाम नहीं पड़ेगा। अगर भवदीय है तो काखा गा, अब वहां पर कक्षा 12 नहीं पड़ेगा। नगर निगम पत्र दे रहे हैं, वहां पर कक्षा 12 का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब इधर पड़ेगा दिनांक आपका। अब दिनांक कैसे लिखा जाएगा, जैसे 10 तारीख है, 10 फरवरी 2026, इस तरीके से पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो आज की क्लास को हम यही रोकते हैं। संक्षिप्त में थोड़ी देर में हमने आपको ऐसा बताया ताकि आप अपनी सफलता को अर्जित कर सकें, अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से इस चैनल पर प्रतियोगी परीक्षा के बच्चों को हिंदी पढ़ाई जाएगी, जैसे यूपी पुलिस, लेखपाल, UPSSC, होमगार्ड आदि परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है। आपको तैयारी करें, अपना बढ़िया सा पास हो जाएं। इसके बाद जो भी बच्चे प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहेंगे वो सब इससे जुड़ेंगे। और एक और आग्रह आपसे करेंगे कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिचित मित्रों को इसका लिंक जरूर भेज दें। अगली मुलाकात में, अगली बार जब भी कोई हम क्लास लेंगे तो हिंदी को मैं प्रारंभ से पढ़ाऊंगा प्रतियोगी परीक्षा के लिए, इसमें यूपी पुलिस के लिए, होमगार्ड के लिए, लेखपाल के लिए, या वे समस्त एग्जामिनेशन है, RO वगैरह जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है। तो आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।